Good afternoon, students. Welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. आज आर्ट्स बॉयज़ का एक पेपर था ऑफलाइन. आई होप यू हैव गिवन इट रियली वेरी वेल. आपने अच्छे से किया होगा. तो कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा था कि बच्चों ने और में अटेम्प्ट नहीं किए हैं. यू डोंट हैव टू वरी. वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन पेपर टुडे. मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आज आपके साथ डिस्कस करूँगा. आई हैव ए आंसर शीट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट. एक स्टूडेंट का आंसर शीट मेरे पास है. सो आई विल बी शोइंग द आंसर शीट. हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हम एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे जो कि हमारा आने वाला ऑनलाइन है उसमें, और किस तरह से हम फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे. आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू द राइट प्रोसेस, राइट वे ऑफ आंसरिंग द थिंग्स. एंड वी आर स्टार्टिंग अप विद द क्वेश्चन. तो बच्चे, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, एज गिवन एज पर द गिवन डायरेक्शंस, जो आपको डायरेक्शंस दी हैं निधि मैम ने, आपने बिल्कुल उन डायरेक्शंस को फॉलो किया है और आपने क्वेश्चन पेपर जो है वो सेक्शन सी से स्टार्ट किए. आई एम रियली वेरी हैप्पी ये देख के, क्योंकि जो हमें आता है, हमें क्वेश्चन पे हमें अपना आंसर्स वहीं से शुरू करने हैं. ठीक है, हमें क्या बेस्ट आता है, हमें सेक्शन सी आती है, क्योंकि हम सेक्शन सी ही पढ़ते हैं. तो हम आज का पेपर जो है वो सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सेक्शन सी में अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन पोम से है. पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ द फोटोग्राफ. द फोटोग्राफ में द फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेनेवर शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट. यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर किया, व्हेन शी सॉ द स्नैपशॉट शी वाज अमेज्ड टू सी दैट हाउ बेटी एंड डॉली ड्रेस्ड इन द बीच सॉ स्माइलिंग फेस बिफोर हर हेयर्स. बेसिकली बच्चे, जब वो बीच में गई थी, शी वॉज टू यंग, है ना, 12 साल की थी, एंड शी वॉज अकम्पनी बाय हर टू कजन्स, एक बेली और दूसरी बेटी. बेसिकली वो स्माइल करती है और याद करती है उन मेमोरीज को जो उसने अपने कजन्स के साथ वहाँ पे बीच में स्पेंड की है. और शी लाफ एट द वे दे वर ड्रेस्ड, है ना, वो अपनी ड्रेस को देख के स्माइल करती है, और बेटी बेली को शी सीज द ड्रेस ऑफ हर एंड बेटीज बेली एंड देन शी स्माइल्स. ओके बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, है ना. हर मतलब हर यहाँ पे मदर के लिए यूज़ किया गया है. तो यहाँ पे आंसर है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट मीन्स द नरेटर सेड दैट द हॉलीडे वॉज पास्ट ऑफ हर मदर. इट हैज़ टेकन प्लेस अबाउट 20 to 30 years ago, right? Okay. Coming to the next question says what does the phrase change to tell means. Sorry, coming back to the extract based question. The next question says why is the mother's laughter past for the narrator. मदर का जो लाफ्टर है वो नरेटर के लिए पास्ट क्यों है? वो पास्ट इसलिए है बिकॉज नाउ द मदर इज डेड. दैट्स व्हाई दिस लाफ्टर इज पास्ट फॉर द नरेटर. ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे, यू हैव टू नेम द पोम एंड द पोएट. द नेम इज ए फोटोग्राफ एंड द नेम ऑफ द पोएटेस इज शर्ले टॉल्सन. Now coming to the second part of the poem, it is short answer type question. बच्चे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे और 3 में से 2 के आंसर आपने करने हैं. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स. 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट. तो पहला क्वेश्चन इज गिव द सेंटर आइडिया ऑफ पोइम फादर टू सन. फादर टू सन के सेंटर आइडिया की बात करें तो फादर टू सन में, एज यू नो, फादर वॉन्ट्स ए गुड रिलेशनशिप विद द सन. जैसा कि उनका बचपन में रिलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, एक दूसरे के साथ वो प्यार से रहते थे. बट ड्यू टू दिस जनरेशन गैप, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन इज नॉट एज दे वर हैविंग इट बिफोर. ठीक है बच्चे, अब ऐसा नहीं है जैसे वो पास में हुआ करता था. नाउ द प्रॉब्लम इज, जैसे ही बेटा बड़ा हुआ है, फादर डजंट नो व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही डिसलाइक्स. तो सेंटर आइडिया ये है, फादर wants to live with the son but they are not able to live because of the communication gap and the generation gap.
The thinking of both are not same, and they both think in a different way, or they both think differently, right? Father wants to live with the son, but son is more into moving to a new place. Okay बच्चे, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है, what does the phrase strange to tell means? Strange to tell, right? This question has been taken from the Voice of Rain. The Voice of Rain is very important poem, right? अब इसमें स्ट्रेंज टू टेल क्या है? अगर हम वॉइस ऑफ रेन की बात करें, वॉइस ऑफ रेन में पोइट कहता है रेन से, एक्चुअली पोइम इज आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम ए रेन, हु आर यू? और रेन उसे रिप्लाई करती है ह्यूमन वॉइस में, और रेन का रिप्लाई करना इज स्ट्रेंज टू टेल टू अदर्स फॉर द पोइट, राइट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, how did the king react when his crown was knocked off his head? किंग का जब क्राउन नीचे गिरा तो उसने किस तरह से रिएक्ट किया? किंग को डिसग्रेस लगा, किंग को बेइज्जती लगी. किंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया, मैंसन्स को बुलाओ, मैंसन्स जो मजदूर जिन्होंने इस आग को बनाया है, एंड ही टोल्ड हिज सोल्जर्स टू हैंग देम अप ऑल टिल डेथ because of this mistake. तो बच्चे, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो these questions are short answer type question, right? And the first question says, describe the happiest hour of the day for the grandmother. ये क्वेश्चन जो है ये portrait of a lady से है. The students whose answer sheet I am showing to you, it's he has delivered the answer in a very nice way. I am really surprised and I'm really impressed. You know, उसने पूरा स्टोरी का नाम, बुक का नाम, राइटर का नाम लिखा है. सो दिस इज फ्रॉम दी मदर्स डे. इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह. अब मदर अपने दिन का हाफ एन आवर किस तरह से स्पेंड करती थी? मदर स्पैरोस को फीड करके ब्रेड के क्रम्स बनाती थी, स्पैरोज को फीड करती थी, और जब स्पैरोज आती थी तो स्पैरोज यूज्ड टू सेट ऑन दी हेड, शोल्डर, नीज ऑफ द मदर, और मदर उनको फ्लू अवे भी नहीं करती थी, राइट? एंड दिस इज द टाइम व्हेन शी स्पेंड हर एट द बेस्ट, एंड दिस वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर. ओके बच्चे, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हाउ डिड नरेटर हर्ट हिमसेल्फ ऑन जनवरी 2. अगर हम जनवरी 2 की बात करें तो वेव वॉकर वॉज हिटेड बाय ए बिग वेव, है ना? एक बहुत बड़ी वेव ने वेव वॉकर को हिट किया. जब वेव हिट हुई वेव वॉकर से तो जो नरेटर थे, ही गॉट आउट ऑफ द बोट, है ना? वो अनबोर्ड हो गए. अनबोर्ड होके इन्होंने ही समहाउ मैनेज टू गेट बैक ऑन द बोट, और जब वो वापस बोट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी लेफ्ट रिब्स जो थी वो टूटी हुई थी, उनका दांत टूटा हुआ था, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी. सो बिकॉज ऑफ द वेव, दैट हाई वेव, ही गॉट इंजर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई वॉज द नरेटर डिसअपॉइंटेड विद डार्चन? डिसअपॉइंटमेंट में नरेटर डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिली डार्चन में नरेटर को? वो इसलिए मिली क्योंकि फर्स्ट नाइट ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज. अब जब नरेटर डार्चन पहुंचता है तो उसके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाते हैं. ही ट्राइड ए हर्बल टी, मगर हर्बल टी को पीने के बाद भी उसे किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलता, राइट? तो व्हाट डज ही डू? जो नरेटर है वो अब क्या करता है, हर्बल टी पीने के बाद भी जब उसे रिलीफ नहीं मिलता तो वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है कि जब वो लेटता है तो उसके जो नाक हैं वो ब्लॉक होने के कारण उसको ब्रेथलेसनेस होती है, तो वो उठ के बैठता है. जब वो उठ के बैठता है तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो फिर से लेटता है, फिर से उसको ब्रेथलेसनेस होती है, और उसके बाद वो उठ के बैठता है. वो ये डिसाइड करता है कि ही विल नॉट एबल टू sleep, and he will not sleep this night, because if he sleeps then it would be difficult for him to get up or wake up next morning. ठीक है, तो उसके nostrils बंद हैं, उसका नाक बंद है because of the high altitude, इसलिए he was not happy
and disappoint with the Darchan. Second point बोलें तो second point when this सीतन leaves him, ठीक है, सीतन जब उसको छोड़ के चले जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है कम्युनिकेशन में, because people of Darchan they are not able to speak or communicate in English, और नरेटर जो है उसको इंग्लिश ही आती है। एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो ये है कि नरेटर जो है वो सीजन से पहले ही पहुंच गए हैं एंड देयर इज नो टूरिज्म, राइट, एंड ही डजंट हैव एनी कंपनी टू परफॉर्म कोरा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग टट से। डिस्कवरिंग टट से बात करें तो द क्वेश्चन सेज व्हाई वाज किंग टट्स डिमाइस ए बिग इवेंट। यहाँ पे डिमाइस का मतलब होता है डेथ, ठीक है। वो इसलिए बिग इवेंट था क्योंकि किंग टट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट, ठीक है, पहली बात। ही डाइड इन अ वेरी अर्ली एज, he was a teenager when he died, his death was a mystery, right, and his dynasty was coming to an end। इसलिए King Tut's demise was a big event for the Egyptians, ठीक है बच्चे। okay, coming to the next question, this is the 10th question। The 10th question says all the danger and disaster could be confronted with patience, courage and determination. There was the basic virtues which enable the writer, his family and crew member to reach safely to the island. Describe how the writer and his family etc. exhibits these virtues in crisis and conclude with belief comment as how these virtues are essential for life। इस क्वेश्चन में सिंपली ये कहा गया है कि जब भी हम कभी डिज़ास्टर में या मुसीबत में फंसते हैं, जिस तरह से ये नरेटर अपनी फैमिली के साथ फंसा था, राइट, तो हमेशा पेशेंस, करेज और डिटर्मिनेशन काम आती हैं ऐसी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। तो बच्चे अगर हम बात करें वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जो हम इस आंसर में लिख सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइफ इज़ फुल ऑफ हॉरर्स एंड एक्साइटमेंट, है ना। हमारी लाइफ में यानी कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ अपने अकॉर्ड्स में जीते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नरेटर, दिस नरेटर वाज ए बिजनेसमैन और ये अपनी फैमिली के साथ एक वोक में जाना चाहता था एंड दैट वाज क्वाइट डेयरिंग। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज़ बीइंग सेड दैट नो गेन विदाउट पेन, ठीक है। दिस पर्सन द नरेटर अलॉन्ग विद हिज फैमिली ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ एक जगह है यूके में, ठीक है। ये एक बहुत ही प्लान जर्नी थी जिसे 3 साल पहले इन्होंने प्लान किया था। इट वॉज गोइंग वेल, ठीक है। ये प्लाईमाउथ से शुरू करते हैं, उसके बाद केप ऑफ टाउन में पहुंचते हैं। केप ऑफ टाउन में ये लारी और हब को बोर्ड करते हैं बिकॉज ही न्यू कि जो साउथ इंडियन ओशन है वो क्वाइट टफ है, वहाँ पे जाके इनको प्रॉब्लम हो सकती है। न्यू ईयर तक इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और 2 जनवरी को इन्हें ट्रबल फेस करना पड़ता है, ठीक है। ट्रबल क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स का मतलब होता है हवाएं, और स्ट्रॉन्ग वेव्स जो होती हैं वो आनी शुरू होती हैं। एक बहुत बड़ी वेव हिट करती है वेव वॉकर को और पानी जो है वो अंदर आ जाता है। ये सभी एज ए टीम वर्क करती हैं। क्रूमैन ऑल्सो शोड अ लॉट ऑफ करेज, राइट। सू जॉनथन ऑल्सो मोटिवेटेड द नरेटर। सू को जो उसकी नरेटर की बेटी है उसको भी लगी है, बट शी डजंट रिवील दिस टू हिज फादर बिकॉज ही वांटेड हिज फादर टू बी स्ट्रेस फ्री, है ना। तो ये मोटिवेट करते हैं अपने पेरेंट्स को। सू मोटिवेट करती है, सू के साथ सू कैरी कैचेस दिखाते हैं। अगर जॉनथन की बात करें तो जॉनथन अपने फादर को कहता है, फादर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू आर ऑल टुगेदर, ठीक है। इससे नरेटर मोटिवेट होता है और ये एज ए टीम काम करते हैं। परफेक्ट टीम वर्क हेल्प देम टू सर्वाइव एज दे रीच दी एम्स्टरडैम, ले एम्स्टरडैम। ले एम्स्टरडैम इज़ द नेम ऑफ द आइलैंड, ठीक है। टीम वर्क से ये पहुंचते हैं। और अगर मैं बात करूं इसे सम अप करने की, तो टू सम अप द लेसन गिव अस द मैसेज दैट वर्चूज लाइक हार्ड वर्क, पेशेंस एंड फर्म डिटर्मिनेशन आर द की टू ओवरकम हार्डशिप ऑफ द लाइफ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम
कर सकते हैं बच्चे। इफ आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज what is the change that what is the change that has come in human perception, what is the role of green movement in bringing such changes, right? तो this boy जिसका मैंने आंसर शेयर कर रहा हूँ, this boy has done this question and this question has been written beautifully। बच्चे अगर हम बात करें तो एलिंग प्लैनेट का क्या मतलब होता है, सिंपल क्वेश्चन में ही आंसर है। एलिंग प्लैनेट की बात करें तो एलिंग प्लैनेट होता है बीमार प्लैनेट, ठीक है। अब क्या है बच्चे, हमने इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी है, हमने इतना ज़्यादा हम अपनी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा जो प्लैनेट है वो बीमार हो रहा है, वो डिटोरिएट हो रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो इसमें 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। 4 प्रिंसिपल्स में अगर हम बात करें तो this chapter is talking about fisheries, cropland, grassland, and one more thing is there, deforestation, right? तो अब क्या है बच्चे कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के लिए ओवर फिशिंग कर रहे हैं जिससे हमारी नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड की, तो जो हम मैन्योर्स यूज़ हो रहे हैं, मैन्योर्स को हम जला रहे हैं जिससे हमारी जो क्रॉपलैंड्स हैं, हमारी जो ग्रासलैंड्स हैं वो वेस्टलैंड्स में कन्वर्ट हो रही हैं, वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। अगर मैं बात करूं डिफॉरेस्टेशन की, तो हम अपने यूज़ के लिए, राइट, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओवर पॉपुलेशन से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, वुड्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर स्ट्रक्चर बिल्डिंग, है ना, स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इससे क्या है, इससे हमारा प्लैनेट जो है वो डिटोरिएट हो रहा है, वो बीमार पड़ रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि हमें हर चीज़ को एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए जिससे हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। इन दिस क्वेश्चन हम ग्रीन मूवमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ था न्यूजीलैंड में उसके बारे में बताएंगे कि 1972 में किस तरह से ग्रीन मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन होने के बाद जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था अर्थ का एज एन प्लैनेट, राइट, उसको किस तरह से कंट्रोल किया गया, जैसे कि एफॉरेस्टेशन करके, राइट, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन को जब कंट्रोल किया तो हमारी रिसोर्सेज को भी कंट्रोल किया गया, ठीक है, वरना ओवर एक्सप्लॉयटमेंट हो रही थी हमारी रिसोर्सेज की। तो इससे चेंजेस आई, और चेंजेस एक पॉजिटिव चेंज थे जिससे हमने अपने प्लैनेट को रिवाइव करना शुरू किया। ओके बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट, दैट इज समर ऑफ वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। इसमें क्वेश्चन कहता है कि व्हाट क्वालिटीज डिड द टू बॉयज आराम एंड मुराद हैव व्हिच आर रिफ्लेक्टेड बाय देयर एक्शन, एक्सप्लेन बाय साइटिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम द स्टोरी। तो बच्चे, अगर आपको याद होगा, आराम और मुराद फर्स्ट चैप्टर में दे बोथ आर कजन्स, और ये एक हॉर्स को लेते हैं, है ना, हॉर्स स्टील करते हैं। और ये हॉर्स किससे स्टील करते हैं, ये हॉर्स स्टील करते हैं जॉन बायरो से, राइट। अगर हम बात करें तो जो आराम मुराद थे, इन्होंने, इनके एक्शंस किस तरह से पता लग सकते हैं, ये इनके एक्शन थोड़े डिफरेंट थे फ्रॉम देयर फैमिली वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली किस लिए जानी जाती थी, इनकी फैमिली जानी जाती थी ऑनेस्टी के लिए, है ना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जॉन बैरो का हॉर्स जो है उसे लिया। हॉर्स लेने के बाद दे डिडंट सेल इट। तो हम ये नहीं कह सकते कि आराम और मराठ जो थे वो थीव्स थे। वो थीव तब होते जब इन्होंने ये हॉर्स को किसी और को बेच दिया होता फॉर मॉनेटरी पर्पस और फॉर कमर्शियल पर्पस। बट ये बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे हॉर्स को चलाने के लिए। दे वांट टू फुलफिल देयर डिज़ायर। इन्होंने सिर्फ हॉर्स को चलाया, अपना डिज़ायर फुलफिल करा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चोर हैं, ठीक है। दे आर जेंटल थीव्स थ्रू बिकॉज दे व्हेन दे डू रिटर्न द हॉर्स द फार्मर्स इज अमेज्ड एट द हॉर्स कंडीशन। ये हॉर्स का पूरा ध्यान रखते हैं ना, हॉर्स को टाइमली खाना देते हैं, हॉर्स को अच्छा बनाते हैं, हॉर्स और बढ़िया हो जाता है और अच्छा हो जाता है और हॉर्स को वापस दे देते हैं। अगेन हम इनको ऑनेस्टी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ऑनेस्टी के साथ इसलिए कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू देम।
दे डोंट आस्क जॉन बैरो बिकॉज क्योंकि जॉन बैरो को पूछ, यानी जब ये जब ये वापस विनयार्ड में अपने हॉर्स को छोड़ने जाते हैं तो इनको रास्ते में जॉन बैरो मिलता है, राइट एट द एंड, अगर हम स्टोरी की एंड की बात करें। तो जॉन बैरो जब इसे इन्हें मिलता है तो ये कहता है कि यार योर हॉर्स इज सेम एज माई हॉर्स, आपका हॉर्स जो है वो देखने में मेरे हॉर्स जैसे है। वो इसके दांत गिनता है, ठीक है। दांत गिनने के बाद कहता है नहीं यार इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, बट हो सकता है कि ये मेरे हॉर्स का ट्विन हो। सी जॉन बैरो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है इस क्लैन पे, इस ट्राइब पे, और मुराद और आराम भी इस ट्राइब की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हैं। दैट मीन्स दे आर लॉयल टूवर्ड्स देयर क्लैन, ठीक है। इनके क्लैन पे डिसग्रेस ना हो, इनके क्लैन की बेइज्जती ना हो, इसलिए ये नेक्स्ट डे जाके जॉन बैरो को अपना हॉर्स जो है वो वापस दे देते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन है, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। वेरी ब्यूटीफुल रिटन बाय दिस पर्सन, राइट। अब क्या है बच्चे, जब हम बर्थ चैप्टर में जाते हैं, बर्थ चैप्टर में डॉक्टर एंड्रयू होता है, और डॉक्टर एंड्रयू जब डिलीवरी करता है तो सुजैन की हेल्थ जो है वो डिग्रेड हो जाती है। सुजैन का जो पल्स रेट है वो ड्रॉप हो जाता है, और डॉक्टर एंड्रयू डिलेमा में आ जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है कि मैं किसको बचाऊं, पहले मैं बेबी को बचाऊं या फिर मैं सुजैन को बचाऊं। अब अब यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू क्या करता है, जो वहाँ पे मिडवाइफ है, मिडवाइफ को बच्चे को देता है, और सिजेन को एम्प्यूल लगाता है, इंजेक्शन देता है, ठीक है। सिजेन जब स्टेबल होती है तो वापस वो मिडवाइफ को कहता है कि बच्चा कहाँ पे है, और मिडवाइफ कहती है कि सर बच्चा जो है वो मैंने बेड के अंदर रखा है। तो इसको बहुत ही शौक लगता है, बहुत बड़ा शौक लगता है कि मिडवाइफ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बच्चे को बाहर निकालता है बेड के अंदर से और देखता है कि बच्चे को रैप किया होता है, बच्चे को रैपिंग की होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ। तो न्यूज़पेपर रैपिंग को वो हटाता है और उसे वो याद आता है कि उसके कॉलेज में भी सेम सेम एक केस आया था, ठीक है। और वो मिडवाइफ को कहता है कि जाके एक गर्म पानी का टब और एक ठंडे पानी का टब लेके आओ। अब यहाँ पे वो बच्चे को मेडिसिन नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही इसको डायग्नोस कर देता है कि मेडिसिन जो है यहाँ पे काम नहीं आएगी, यहाँ पे एक मेथड काम आएगा, ठीक है, जो कि फिजिशियन प्रैक्टिस कर सकता है और जिसे फिजिशियन ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा है। तो इस फिजिशियन ने, डॉक्टर एंड्रयू ने, कहाँ पे देखा होता है, अपने कॉलेज के टाइम पे। तो उस मेथड को परफॉर्म करता है। मेथड क्या होता है कि एक साइड पे हॉट वाटर रखता है, दूसरी साइड पे कोल्ड वाटर रखता है। एक बार बच्चे को हॉट वाटर में डिप करता है और दूसरे साइड में बच्चे को कोल्ड वाटर में डिप करता है, 15 मिनट्स करता है, ठीक है, और देखता है बच्चे में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। फिर बच्चे को न्यूज़ टॉवल में रैप करके उससे उसकी चेस्ट को हल्का हल्का रब करना शुरू करता है, और जब वो चेस्ट को रब करना शुरू करता है तो बच्चा जो है गैस्प करता है। गैप्स क्या होता है, मुंह से सांस लेना। मुंह से सांस जब लेता है तो बच्चा जो है वो रिवाइव हो जाता है। तो बच्चे, क्वेश्चन का ये मतलब है कि नॉट ऑल द टाइम मेडिसिन हैज़ टू बी यूज टू ट्रीट ए पर्सन, इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर, it's the experience which come through the practice of the doctor which help to revive patients। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है टेक्स्ट बुक मेडिसिन में और वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग फिजिशियन में। टेक्स्ट बुक मेडिसिन जो हैं वो it is there in the books, it is given in the books, but the real skill of a doctor lies with its realistic base practice only। अब आई गिव एन एग्जांपल। हमें पता है कि पैरासीटामोल जो है वो बुखार के लिए है, मगर पैरासीटामोल हम एक 5 साल के बच्चे को थोड़ी ना दे सकते हैं, या एक न्यूबॉर्न बेबी को थोड़ी ना दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गूगल में भी मिल जाएगी, बट एक डॉक्टर जो प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है, राइट, ही नोज व्हाट डोज हैज़ टू बी गिवन, कौन से टाइम पे देनी है, कितनी बार देनी है, कैसे देनी है। सो दिस इज हाउ देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बुक मेडिसिन द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। ओके बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन
section C is over. Okay, moving to section B. I hope you you shouldn't have any doubt with the section C. एंड कमिंग टू सेक्शन बी. अब बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी में क्या था? सेक्शन बी में देयर वाज ए क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन. You are the culture secretary of your school. Your school is going to organize a culture evening in school auditorium to collect funds for the slum children. इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? आप अपने स्कूल के कल्चर सेक्रेटरी हो, ठीक है. आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक कल्चर इवनिंग, ठीक है. कहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये स्कूल के ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज कर रहा है. आपको क्या करना है? आपको फंड रेज करना है, फंड कलेक्ट करना है स्लम चिल्ड्रन के लिए. स्लम क्या होते हैं? जो पॉवर्टी हिडन बच्चे होते हैं, जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, उन्हें स्लम चिल्ड्रन कहते हैं. प्रिपेयर ए पोस्टर टू बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटी. एंट्री इज बाय टिकट्स. आपको ये पोस्टर अपने सिटी के अलग अलग जगह पे लगाना है, और जो एंट्री है वो टिकट्स के थ्रू ही होगी, राइट. एंड एंट्री इज बाय ए टिकट. ये आप 50 वर्ड्स तक का लिखेंगे. ओके बच्चे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस स्टूडेंट ही हैज़ डन अ ब्लंडर. यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. पर्सनल इन्फो इज नॉट टू बी गिवन. आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है. रेस्ट इट इज़ गुड. इन्होंने एक टैग लाइन दी है, बिकॉज द फंड इज बीइंग रेज्ड फॉर द सम चिल्ड्रन. तो वी ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर हैं. ये कब हो रहा है? डिटेल्स मेंशन है, डेट, टाइम, वेन्यू, अट्रैक्शन मेंशन है, स्कूल कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, फंड फॉर स्लम चिल्ड्रन. टिकट इज ऑल्सो मेंशन एट इट इज एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आपकी एंट्री जो है वो टिकट से है, तो 50 रुपीज़ ये चार्ज कर रहे हैं. वेरी गुड. बट मैंने ये क्वेश्चन पूरा गलत किया है बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बच्चे डोंट राइट द नेम ऑफ द स्कूल एंड योर नेम अपार्ट फ्रॉम द होम पेज. जो आपकी कवर पेज है, जो आपका फर्स्ट पेज है, होम पेज है, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देते हैं, वहाँ पे आप अपनी एग्जैक्ट डिटेल्स देंगे और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स नहीं देंगे. ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. The next question says you are the personal manager of a company. आप एक कंपनी के पर्सनल मैनेजर हो. आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस एग्जीक्यूटिव. आपके पास ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है. द एप्लीकेंट मस्ट बी ए गुड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश. ओके बच्चे, जो इसका हेडिंग आएगा, जब भी हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी हेडिंग क्या होती है? सिचुएशन वेकेंट. ठीक है, इसका हेडिंग आप देंगे और उसके बाद आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ए वेल रेप्यूटेड कंपनी एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज, आप दे सकते हैं टेक्निकल इंडिया. एंड द फॉलोइंग एंड एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल दी फॉलोइंग क्राइटेरिया. अब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, ठीक है. क्या क्राइटेरिया है? एक तो गुड नॉलेज होनी चाहिए उसको कंप्यूटर की. ही मस्ट हैव गुड नॉलेज इन कंप्यूटर. ही शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. उसके बाद आप उस एज लिख सकते हो, सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, एक्सपीरियंस लिख सकते हो, और एंड में कॉन्टैक्ट अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दे के आप क्लोज कर सकते हो. एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी देयर इन द बॉक्स ओनली बच्चे. ओके. Now the fourth question, there is a letter. fourth question का first question हम डिस्कस करेंगे. The first question says fire broke out in one corner of the auditorium. आपके स्कूल के एक कॉर्नर, आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में एक कोने में आग लग गई. ठीक है, कब लगी? स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन वॉज गोइंग ऑन. जब आपके स्कूल का एनुअल डे फंक्शन चल रहा था. लता ललित जो कि हेड गर्ल या फिर हेड बॉय हैं, इन्होंने चार्ज लिया सिचुएशन का, इन्होंने कमांड ली सिचुएशन की, और इन्होंने सभी दरवाजे एक ही बार में खोल दिए. ठीक है, इस बच्चे ने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया और ऑडिटोरियम को खाली किया. इस बच्चे ने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया
एम्बुलेंस को बुलाया। नाउ आपने इमेजिन करना है कि आप प्रिंसिपल हो किसके, एमवी पब्लिक स्कूल के। आपको लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को, और लेटर में आपने रिकमेंड करना है लता का नाम या ललित का नाम फॉर दी ब्रेवरी अवार्ड। तो बच्चे जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर कौन है? आप हैं। और आप कौन है? यू आर राइटिंग एज, इमेजिन, यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है, यू इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एमबी पब्लिक स्कूल। तो द प्रिंसिपल इस तरह से आएगा, द प्रिंसिपल एमवी पब्लिक स्कूल जम्मू एंड पिन कोड। ठीक है, लेवल लाइन, राइट द डेट 12 मार्च 2024। अगेन लेवल लाइन। अब रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर कौन है? दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। ठीक है, 18005, आपने इसका कोड डाल दिया 18005, राइट। लीव लाइन, आप इसका सब्जेक्ट दें, सब्जेक्ट में क्या आएगा? रिकमेंडेशन फॉर द ब्रेवरी अवार्ड। एक लाइन छोड़े, बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी में क्या लिखेंगे? यूज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। दिस इज टू नोटिफाई योर गुड सेल्फ दैट unfortunately fire broke out in one corner of the auditorium when our school's annual day function was going on, and it is the incident which took place few days back, right? With great honor, I really want to bring this in your notice that our school's head boy Lalit took the command of the situation. He got all the door opened at once. He even used the fire extinguisher, smartly vacated the auditorium and provided the first aid to the injured and simultaneously called the ambulance. This is a great act of bravery shown by our head boy of the school. I, as a principal, really appreciate the act which has been performed by him, as it has saved lot of students who were there attending the annual day function. तो बच्चे इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू, देखिए आप आप एज ए प्रिंसिपल लिख रहे हैं और आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को लिख रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज मेक ए रिक्वेस्ट ऑन ए वेरी पोलाइटर वे। यू विल रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड द नेम ऑफ आवर हेड बॉय, दैट इज ललित, इन द लिस्ट ऑफ ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है, और आई वॉन्ट टू रिकमेंड, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू रिकमेंड ललित्स नेम फॉर ए ब्रेवरी अवार्ड। उसके बाद आप क्लोज करेंगे, क्लोज में थैंक यू, लीव अ लाइन, योर्स फेथफुली। अब लेटर किसने लिखा है? आपने लिखा है। यू कैन राइट इमेजिनरी नेम एज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, राम। प्रिंसिपल डेजिग्नेशन नाम के नीचे आती है, डेजिग्नेशन लिख के यू कैन एंड द लेटर, राइट, ओके। अब इसके और में एक और लेटर है जो कहती है 72 ईयर ओल्ड म्युनिसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया एक्सपायर्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को आपकी जो एरिया का म्युनिसिपल काउंसलर था वो मर गया। ठीक है, वो मरते मरते क्या बोल गया कि मेरे को अपना अंग दान करना है। ठीक है, और आप लेटर लिखेंगे टू दी एडिटर जिसमें आप बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो बच्चे सेम आई वॉन्ट टू शो यू दी फॉर्मेट। सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस, दिस स्टूडेंट हैव मिस द पिन कोड, पिन कोड लिखना इज मैंडेटरी, डेट इस तरह से नहीं लिखें, कोशिश करें। फॉर्मेट इज राइट, द एडिटर इंडियन टाइम्स चेन्नई, डू राइट द पिन कोड। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, डोनेशन यहाँ पे ज़रूर लिखें। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज़ अ मिस्टेक, रिस्पेक्टेड सर। अब आप इसमें लेटर में क्या क्या कवर करेंगे? ठीक है, आप लिख सकते हैं जैसे कि 1000 ऑफ पीपल आर इन नीड ऑफ ऑर्गन। आपको पता है कि लाखों में, हज़ारों में लोग जो हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड में हैं।
ठीक है, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन ए वेटिंग लिस्ट। और आपको पता है बहुत से कम लोग हैं जो अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं, और इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसीव हो, और वो वेटिंग लिस्ट में है। इफ ए पेशेंट गेट्स एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट देन इट इज ए न्यू बिगनिंग एट लिविंग ए नॉर्मल लाइफ अगेन। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ऑर्गन डोनेशन के थ्रू, तो उसे एक नई जिंदगी फिर से जीने का मौका मिलता है, ठीक है। हर साल की बात करें तो वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गन डोनेशन शॉर्टेज। हमारे पास बहुत कम डोनर्स हैं, हमारे पास बहुत कम लोग हैं जो अपने ऑर्गन को डोनेट करते हैं, ठीक है। ऑर्गन डोनेशन कैन बेनिफिट द रिसिपिएंट लार्जली बाय इम्प्रूविंग हेल्थ। अब जब ऑर्गन डोनेट करते हैं किसी का, आपने सुना होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट करना है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, उसका स्पैन ऑफ लाइफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हम बहुत सी जानें इस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। एंड वी शुड नॉट हेजिटेट इन डोनेटिंग द ऑर्गन्स। तो इस तरह से आप इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं, और थ्रू द कॉलम ऑफ दिस स्टीम न्यूज़पेपर आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गन डोनेशन की, राइट। ओके बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ईमेल। ईमेल क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग सच ए ग्रेट पार्टी, ठीक है। तो बच्चे, वेन एवर यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेक वन थिंग इन कंसिडरेशन। आपका फॉर्मेट जो है ईमेल का वो सही होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला है एंड सुपरबली डन बाय दिस स्टूडेंट, FDTCS, ठीक है। और जहाँ पे आप डेट लिखेंगे वहाँ पे आप टाइम लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम मतलब जो भेज रहा है, इसलिए आपका जो नाम है और फ्रॉम का ईमेल एड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए। बिल्कुल राइटली डन बाय दिस स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है, होस्टिंग सच ए ग्रेट पार्टी। नो, दिस इज अ रॉन्ग सब्जेक्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे थैंकिंग फॉर होस्टिंग ए ग्रेट पार्टी, राइट। थैंकिंग फॉर होस्टिंग ए ग्रेट पार्टी। तो डियर अजहर, अब जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम भी अजहर है, और जो लिख रहा है उसका नाम भी अजहर है। ओके, दिस कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू टू अपॉइंट मी टू इनवाइट मी इन ए पार्टी। आपको पार्टी में अपॉइंट नहीं किया जाता है, आपको पार्टी में इनवाइट किया जाता है। इट वॉज ए वेरी बिग थिंग, आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आई वॉज ग्लैड व्हेन यू इन्वाइटेड मी, योर पेरेंट्स ट्रीटेड मी वेरी नाइसली, ठीक है। द वे योर पेरेंट्स एंड यू वेलकम मी इन दिस पार्टी वॉज रॉयल, ठीक है। आई फेल्ट रॉयल्टी इन इट, ठीक है, आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर inviting me and thank you for hosting such a nice party. It was one of the best party I have ever experienced in my life. The food was amazing, right? The especially the cake was amazing. It was delicious and it was of chocolate truffle flavor, one of my favorite. So I like the cake, I like cake the most. Even everything was delicious, but I want to emphasize on केक द मोस्ट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख के इसे क्लोज कर सकते हैं विद रिगार्ड्स और नीचे नाम। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है ए मैसिव फायर ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट गटेड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जो है गटेड। गटेड का क्या मतलब है? गटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, ठीक है, खत्म कर देना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक बहुत ही बड़ी आग जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, उसने पूरे शॉपिंग मॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो शॉपिंग मॉल कहाँ पे है? आपकी सिटी में। एज ए रिपोर्टर विद ग्रेटर कश्मीर, आप रिपोर्टर हो किसके? ग्रेटर कश्मीर के, ठीक है। आपको रिपोर्ट लिखना है न्यूज़पेपर के लिए। तो बच्चे, अगर मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट बताऊँ आपको, एक बार यहाँ पे देखिए, हेडिंग आपकी सेंटर में आएगी, उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे, बाय आनंद न्यूज़
न्यूज़पेपर रिपोर्टर। यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दिया है, न्यूज़पेपर का नाम है बच्चे ग्रेटर कश्मीर। तो यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर का नाम रहेगा ग्रेटर कश्मीर। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लेस लिखेंगे जम्मू और यहाँ पे लिखेंगे डेट 2 मार्च 2024। ये आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है, यू आफ्टर लिविंग अ लाइन यू विल बी स्टार्टिंग विद द बॉडी पार्ट। आपकी बॉडी जो है वो 3 पैराग्राफ में डिवाइड होनी चाहिए, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ओके, पैराग्राफ 1 में आप 5 Ws को यूज कर सकते हैं। मतलब व्हाट क्या था, आग लग गई। वाई कहाँ लगी, यहाँ सॉरी क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया। वेयर कहाँ लगी, वे मॉल में लगी। ठीक है, कौन कौन फंस गए, लोग जो कि नाइट शो देख रहे थे। ठीक है, और व्हाट वेयर व्हेन कब लगी, कल रात को लगी। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरव्यू देना है, ओवरव्यू देने के बाद आप सेकंड पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और थर्ड पैराग्राफ में आप क्लोजर देंगे कि क्या किया गवर्नमेंट ने। देखिए, आप लिख सकते हैं कि फायर फाइटर्स को बुलाया गया, एम्बुलेंस आई, जो इंजर्ड थे उसको वहाँ से बाहर निकाला गया, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अनफॉर्चुनेटली 10 लोग जो थे वो ऑन स्पॉट मर गए बिकॉज ऑफ 3 degree burns, right? Majority of people were saved, but unfortunately at the end we lost 10 crucial lives. ठीक है, the chief minister was watching this incident keenly. He had declared to give the compensation of 10 lakhs against the people who lost their life, and 5 lakh against the people who are severely injured. And they have also issued a guideline that every shop would be going for a routine electrical check, so that these kind of incident could be stopped in coming future, right? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चे। 250 वर्ड्स का आपका होना चाहिए। इसके और में एक और क्वेश्चन आया था। दिस क्वेश्चन सेज सेल ऑफ आईफोन हैव टच एन ऑल टाइम हाई इन द फेस्टिव सीजन दिस ईयर इन योर सिटी। राइट ए आर्टिकल फॉर ए न्यूज़पेपर गिविंग एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस देना है, आईफोन का जो सेल है वो किस तरह से बढ़ गया। तो बच्चे आप इसमें सिंपली आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकल का फॉर्मेट है, जो हेडिंग है वो सेंटर में आती है, फॉलोड बाय द बाय लाइन। इट इज़ वेरी वेल गिवन बाय दिस पर्सन। जिस तरह से लिखा है, ये हेडिंग आपकी सेंटर में आई है और बाय लाइन आपका सेंटर में आया है, तो दिस इज़ द राइट फॉर्मेट। यू कैन टॉक अबाउट द आईफोन हैज़ लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, है ना, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कि आईफोन 13 है, जो डोमिनेट करता है मार्केट को अभी प्रेजेंटली, और ये काफ़ी अच्छा है दूसरे प्रोडक्ट से। रिकॉर्ड सेल जो है, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड सेल जो है वो इस फेस्टिवल सीज़न में देखी गई है, एक्सपीरियंस की गई है। ऑल द अदर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम एरा दे आर डिक्लाइनिंग देयर सेल, उनका जो सेल है वो गिर रहा है। ठीक है, आईफोन 13 जो है ये किस तरह से बाकी फ़ोन से बेहतर है, क्यों इसकी सेल बढ़ रही है, क्या इसके फ़ीचर्स हैं, आप फीचर्स को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, बेसिकली ये फेस्टिव सीज़न में ज़्यादा शॉपिंग करते हैं क्योंकि अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। और इस बारी जब आईफोन 13 का लॉन्च था तो देयर वाज ए हैफ्टी डिस्काउंट ऑफ 80% ऑन दिस प्रोडक्ट, और हैफ्टी डिस्काउंट ऑफ 30-20%, 10%, 40% एज पर यू विश। सो लॉट ऑफ पीपल वर ऑर्डरिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon. On the day of Diwali or Dhanteras, Amazon was sold out for this product, and this was a tremendous and a record-breaking sale which has been made by iPhone in the past ongoing festive season. तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं बच्चे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकली बेस्ड ऑन द एडिटिंग पार्ट, वेरी नाइसली डन बाय दिस स्टूडेंट। आपने क्या करना है, इसे रीराइट करना है। ठीक है, रीराइट करके यू हैव टू रिप्लेस द रॉन्ग वर्ड्स विद द करेक्ट वर्ड्स, उसको अंडरलाइन करना है जिस तरह से इस बच्चे ने किया है। एंड यू हैव टू मेक ए टैबुलर फॉर्म बिलो
एक साइड पे इनकरेक्ट वर्ड्स और उसके जो सामने करेक्ट वर्ड्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो बच्चे the answers I will be sharing with you all in the group and you can go through the answers, but the answering pattern has to be same for this question. For this question answering pattern has to be same, right? Okay. बच्चे अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो वी आर लेफ्ट विथ सेक्शन ए, द लास्ट सेक्शन, ठीक है। आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन दिस सेक्शन ए पार्ट विद यू ऑल। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट नोड मेकिंग। बच्चे जब भी नोड मेकिंग आप बनाएंगे आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद आप नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद नोड मेकिंग हैज़ टू बी डन इन दी परफेक्ट फॉर्मेट, वेरी नाइसली डन बाय दिस पर्सन, ठीक है। पहला सब हेडिंग आपने इसको मार्क किया 1 और पहला सब पॉइंट है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। बच्चे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप सब हेडिंग लिखेंगे उसके जो सब पॉइंट्स हैं वो एज पर द सब हेडिंग लिखेंगे। आपने यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ करना है और एब्रीवेशन को अंडरलाइन करना है। ब्रिलियंटली डन बाय दिस चाइल्ड, ठीक है। जो आप एब्रीवेशन यूज़ करेंगे वो आप बॉक्स में देंगे, राइट। अगर आप एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन हैबिट ऑफ यूजिंग दिस सिंबल फॉर एंड इन माई राइटिंग, और मैं इसको बॉक्स में मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे लूज़ कर दूंगा, राइट। आपने वही यूज़ करना है एब्रीवेशन जो आप बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं। आप समरी एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे और समरी को एक फ्रेश पेज में ही ख़त्म करेंगे। इसका टाइटल देंगे। आपका समरी का टाइटल और नोट मेकिंग का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। आपकी समरी जो है वो मैक्सिमम 80 वर्ड्स का होना चाहिए और आपका समरी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अनसीन पैसेज, राइट। अनसीन पैसेज में बच्चे जैसे इस बच्चे ने आंसर दिया, यू हैव टू write the question and answer the question after writing the question, ठीक है। you can't write A B, you just have to write the full statement। अगर आपको MCQs आते हैं, ठीक है, MCQs लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका पहला स्टेटमेंट दीजिए और आंसर भी आप A B में नहीं करेंगे, फुल स्टेटमेंट आप उसका आंसर करेंगे। तो नाइसली डन बाय दिस स्टूडेंट, फुल मार्क्स हैज़ बीन अटेन दिस स्टूडेंट इन अनसीन पैसेज। तो बच्चे दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू वर्क अपॉन। आई वॉन्ट टू गिव यू सम सजेशन फॉर द फॉलोइंग। पहली सजेशन मेरी ये है कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करें, स्टार्टेड फ्रॉम सेक्शन सी, क्योंकि हमें सेक्शन सी बेस्ट आती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप एक सेक्शन ख़त्म करने के बाद ही दूसरी सेक्शन को स्टार्ट कीजिए। सेक्शन सी को ख़त्म करने के बाद सेक्शन बी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें फॉर्मेट्स अच्छे से आते हैं। और इसको अच्छे से राइटअप करने के बाद ही सेक्शन ए कंप्लीट कीजिए, जैसे कि स्टूडेंट ने किया जिसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन कनेक्ट मी एंड प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी योर क्वेरीज, योर डाउट। इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी एंड आई विश यू लक। अपनी गलतियाँ देखें, अपनी गलतियों पे इम्प्रूव करें। अगर कोई डाउट होगा, कनेक्ट मी, I will be really helping you out and I will appreciate if you have any doubt and you will be connecting me. I want to wish you a great day ahead. Thank you and have a nice day.